टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ वायर्स। तो वायर्स बेसिकली क्या होता है, जिसकी आउट ऑफ टू डायमेंशन, आउट ऑफ थ्री डायमेंशन, जो इसकी टू डायमेंशन है वो क्या होती है, दे कैन बी निग्लेक्टेड, है ना। और जो इसकी डोमिनेटिंग डायमेंशन होती है दैट इज ओनली द लेंथ। डोमिनेटिंग डायमेंशन क्या होती है, दैट इज ओनली द लेंथ। लेंथ इसकी डोमिनेटिंग डायमेंशन होती है। तो फॉर सिमिलरली, जैसे हमने एरिया ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाला, हम सिमिलरली स्ट्रेट वायर्स के लिए भी निकालेंगे, वैसे ही सिमिलरली हम सेमी सर्कुलर वायर्स के लिए भी निकालेंगे। और ऐसे बहुत सारे शेप्स है जिनके बारे में आपको सीधा सेंट्रॉइड पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स में या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इसका इस्तेमाल होगा। और सो में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे डायरेक्टली आपको इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वहां पे आप सेंट्रॉइड निकालते नहीं बैठोगे। तो डेफिनेटली आपको ये याद तो करने ही पड़ेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन्हें शॉर्ट नोट्स में लिखो चाहे जैसे भी लिखो, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द सेंट्रॉइड ऑफ दीज थिंग्स। जितनी भी 4-5 शेप्स है, इन सब शेप्स के आपको सेंट्रॉइड पता होनी चाहिए। तो पहला कौन सा है, दैट इज द स्ट्रेट वायर। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर का सेंट्रॉइड लाई करता है उसके L/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। लेंथ ही होती है ना किसी भी वायर की डोमिनेटिंग डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने यूज क्या किया, एक स्ट्रेट वायर, और स्ट्रेट वायर को हमने बोला कि दिस इज द ऑरिजिन, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑरिजिन। अगर जिसको हमने ऑरिजिन ट्रीट किया है तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, दिस विल बी द वाई एक्सिस एंड दिस विल बी द एक्स एक्सिस। तो इसका जो सेंट्रॉइड है दैट विल लाई ऑन L/2 डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन माने यानी इसका वन एंड, एंड वी आर यूजिंग लेंथ ओवर हियर। कई कई बच्चे बोलेंगे कि वाई वी आर यूजिंग लेंथ, वाई वी आर नॉट यूजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर हम एरिया को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हम, क्योंकि प्लेट्स के लिए हम क्या यूज करते थे, एरिया करते थे। तो जब हम फॉर्मुला यूज करते थे दैट इज द डेल्टा एरिया मल्टीप्लाई बाय x and the summation of area. We are using area for the plates. In the same case, अगर मैं सेंट्रॉइड निकालने को बोलूं आपका वायर का, तो वायर का कैसे निकालोगे, the summation of all the lengths multiply by the x divided by the resultant length। जो भी इसके प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज लेंथ, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही लिखेंगे, इसका एरिया तो होता नहीं है। तो हम इसके लिए वायर के लिए हम क्या लिखेंगे, ओनली फॉर द लेंथ। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स है जिनको आप डायरेक्टली लिख लो और इनको रिमेंबर करो कि फॉर द स्ट्रेट वायर इट विल बी L/2 एंड द वाई एक्सिस विल बी 0। सिमिलरली जैसे हमने प्लेट ऑब्जेक्ट्स के लिए किया था, तो हमने क्या एरिया ऑब्जेक्ट्स के लिए किया था, तो हमने क्या देखा था, सेमी सर्कुलर प्लेट्स देखी थी। तो यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कुलर वायर। फॉर द सेमी सर्कुलर वायर ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, वी कैन से इट्स अ लाइन सेगमेंट, या फिर ऐसे बोलो कि इट्स अ लाइन ऑब्जेक्ट। वायर के लिए बात करें तो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहां लाई करेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका यही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द सेमी सर्कुलर वायर। तो इसका जो सेंट्रॉइड है वो बॉडी पे ना लाई करके बॉडी से बाहर लाई करता है। तो आपका जो थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट था कि सेंट्रॉइड जो है वो कहां लाई करता है, वो बाहर भी कर सकता है बॉडी के और वो अंदर भी कर सकता है लाई। So we can say that the centroid is over here at the distance from the y, from the origin it will be 2r by pi, 2r by pi। For the semicircular plates के लिए हम क्या था, 4r by pi, यहाँ पे क्या आ गया 2r by pi, and the length will be pi r, and for the x it will be 0। x की तो कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो x के लिए हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्वार्टर सर्कुलर वायर के लिए देखें तो हमें क्या पता है, इसका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो कहाँ लाई करता है, पहले भी बताया 45 डिग्री। सिमिलरली वायर के लिए भी 45 डिग्री पे एंगल पे लाई करता है। अगर हम बात करें तो 45 डिग्री पे एंगल पे लाई करेगा, दिस एंगल विल बी द थीटा विल बी इक्वल्स टू 45। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और हमने क्या बोला था कि जो सेंट्रॉइड है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तो एट अ डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये इसके सेंट्रॉइड है, तो फ्रॉम द डिस्टेंस, फ्रॉम द रेडियस, यू कैन राइट फ्रॉम द रेडियस, कि रेडियस से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 2r by pi। वैसे ही y के लिए क्या होगा 2r by pi एंड द लेंथ विल बी pi r by 2, राइट, फॉर द क्वार्टर सर्कुलर वायर। सिमिलरली अगर हम कोई सर्कुलर वायर ले लें, नॉर्मल सर्कुलर वायर, इट इज नॉट अ क्वार्टर एंड इट इज नॉट आल्सो अ सेमी, ये कोई भी वायर है, इट्स अ सर्कुलर वायर। सर्कुलर देखो पोर्शन है किसी सर्कुलर वायर का, तो ये सर्कुलर वायर का अगर हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना पड़े तो कैसे बताएंगे, दैट विल बी α1 एंड α2 शुड बी मस्ट बी सेम। तो वहां पे अगर सेम हो जाए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे मैंने बताया था, इफ अगर जो थीटा जो है, द 2 थीटा जो है यहाँ पे, जो पूरा थीटा है सर्कुलर का, अगर जो वो 35 हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो थीटा 1 है और थीटा 2 है वो सेम होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज 17.5 और 17.5। तो ये क्या हो जाएगा, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि थीटा शुड बी सेम फॉर दिस टू बी अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी एंड दिस इज द ऑरिजिन, और ये क्या हो जाएगा, इट्स अ वाई एक्सिस, यू कैन से इट्स अ वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हमने जब बात की थी फॉर द सर्कुलर सेक्शन, तो हमने क्या बोला था कि जो ये है इसका जो सेंट्रोइड है वो कहाँ लाई करता है, दैट इज 2/3 r sin अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा। लेकिन यहाँ पे 2/3 मिसिंग है, तो यू कैन राइट r sin अल्फा अपॉन अल्फा पे इसका सेंट्रोइड लाई करता है फ्रॉम द ऑरिजिन, राइट। अभी ये ऑरिजिन माना है हमने, तो यहाँ से r sin अल्फा अपॉन अल्फा। तो यू कैन राइट कि x बार विल बी दिस एंड y बार इज 0 एंड द लेंथ विल बी 2 अल्फा r। सिमिलरली अभी हमने एक सिंगुलर सेक्शन की बात की है, फॉर एग्जांपल हमने अभी वायर की बात की, जब हमने प्लेट्स की बात की तो सिर्फ और सिर्फ हमने एक सिंगल प्लेट्स की बात की थी। मान लो इफ वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ अ कंपोजिट शेप्स। कंपोजिट शेप्स क्या होते हैं, जहां पे डिफरेंट शेप्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बेल्ट कर दिया इनको, ठीक है, दीज आर बेल्टेड। तो इन सब के जो मुझे सेंट्रोइड फाइंड आउट करने होंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको अगर पता है कि हम प्लेट्स की बात करें तो वहां पे क्या आता है, एरिया आता है। सेंट्रोइड में तो एरिया आता है ना, हम दीज आर द एक्स बार एंड द वाई बार। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या है, बस इनके सेंट्रोइड फाइंड आउट कर दो, जो भी इनके सेंट्रोइड है इन सबको फाइंड आउट कर दो, और इसका एरिया अपना होगा, दिस विल बी A2 एंड दिस विल बी A3। इन लोगों के हमने सेंट्रोइड अगर फाइंड आउट कर दिए, और उन सेंट्रोइड के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज एक्स बार वाई बार, इसके भी जो एक्स बार वाई बार होंगे 1 वाई बार, और इसके भी अलग से दैट इज x2 x3
y3, इन सबके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स और इनके एरियाज फाइंड आउट करो। और अगर जो हमें सेंट्रॉइड ढूंढना है, वो सेंट्रॉइड ऑफ अ कॉम्पोजिट सेक्शन या फिर शेप, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर द एक्स बार एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय देयर कोऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स बार x1 x2 लेंगे एंड डिवाइडेड बाय द होल एंटायर एरिया, राइट। क्योंकि हम जो सेंट्रॉइड ढूंढते हैं वो क्या होता है, सेंट्रॉइड फॉर अ प्लेट क्या होता है, दैट इज द समीशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाई बाय रिस्पेक्टिव देयर जो भी है x बार है y बार है, समीशन ऑफ ए। सो इसको अगर जो मैं एक्सपैंड करूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस 4, सिमिलरली a1 प्लस a2। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे दिख रही है आपको, इट इज सिमिलर। तो हम इस तरह से इन सब के क्या ढूंढ सकते हैं, एक्स बार एंड वाई बार पोजीशंस ढूंढ सकते हैं फॉर कोई भी कॉम्पोजिट सेक्शन है। अभी तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना, जैसे सेमी सर्कुलर प्लेट, यहाँ पे ये ऐड हो रही है, ये भी यहाँ पे ऐड हो रही है। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये मैंने अभी बताया कि इट्स अ सेंट्रॉइड पोजीशन ऑफ कॉम्पोजिट शेप, these are the centroid position of a composite shape, right? Alright, so next है, this is the subtraction case। यहाँ पे मान लो कि हम we are going to subtract, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, दिस इज द रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ रेक्टेंगुलर प्लेट माइनस सेमी सर्कुलर प्लेट, राइट। ये केस है हमारा। पर यहाँ पे एड अप नहीं हो रही, यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, माइनस हो रही है। दिस माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइनस हो रही है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका पूरा इंटायर, अगर जो ये चीज यहाँ पे ना होती तो इस पूरे का कुछ ना कुछ सीजी होता, तो वो पहले इसका हम सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड ढूंढते हैं, और सेंट्रॉइड को इसके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स बार वाई बार, इनके अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सिमिलरली इस सेमी, ठीक है, ये तो क्वार्टर है ना, क्वार्टर सर्कुलर प्लेट, तो ये जो क्वार्टर सर्कुलर प्लेट है, दिस इज अ क्वार्टर सर्कुलर प्लेट, तो क्वार्टर सर्कुलर प्लेट का हमारे को एरिया ढूंढना पड़ेगा, इसका भी एरिया ढूंढना पड़ेगा, एंड इनके एरियाज को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मुझे एक्स बार की पोजीशन फाइंड आउट करनी है या फिर मुझे वाई बार की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो हम इनके एरियाज जो भी इनके एरिया आएंगे उन सबको हम माइनस कर देंगे और फिर हम इनकी पोजीशंस निकाल देंगे, राइट। हमने किसकी बात की अभी, माइनस की। हमने ऐड की भी कर ली कि अगर जो कॉम्पोजिट सेक्शन या फिर शेप ऐड हो जाए तो उस केस में हमारे एक्स बार एंड वाई बार पोजीशंस कैसे कैसे फाइंड आउट करने हैं। डू नॉट थिंक कि भाई यही आएगा, कुछ भी आ सकते हैं, शेप्स तो कितनी सारी शेप्स है, उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली जो आपको इससे रिटेन करना है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट यू शुड हैव टू बी रिटेन, कि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अच्छा एरिया 1 x1 दिस हैज टू बी माइनस इन द केस ऑफ माइनस, तो दिस एरिया हैज टू बी माइनस फ्रॉम द एक्स बार पोजीशन, क्योंकि वो है ही नहीं ना यहाँ पे, दिस इज द शेडेड रीजन, ये तो यहाँ पे है ही नहीं, ये वाला पार्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा अच्छे से तब होगी व्हेन वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, दोनों केसेस में देखूंगा मैं, तो दोनों केसेस में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसमें होगी, जब आप क्वेश्चन करोगे। दीज आर द हैश सेक्शन, ओके। द नेक्स्ट विल बी फॉर द वायर्स। वायर्स के केस में क्या है, इन सब के अपने अपने सेंट्रॉइड निकाल दो, जो भी इसके, दीज आर द, इट्स अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट वायर बोल दो, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर, इन सब के अपने सेंट्रॉइड है, वो कहां करेगा लाए, जो भी इसका L3 होगा दैट इज L3/2 पे लाया करेगा। ये क्या है, इट्स L2, तो ये L2/2 पे लाया करेगा, और दिस इज सेमी सर्कुलर, तो इसका भी अपना होगा लेंथ कुछ। तो हम वायर की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इज कि हम वायर की बात करें तो उसमें डोमिनेटिंग जो डायमेंशन होता है दैट इज लेंथ। तो यहाँ पे हम एरिया नहीं लिखेंगे, कई बच्चे यहाँ पे एरिया लिख देते हैं, तो यहाँ पे एरिया का भी मत लिखना। सो हमें एक्स पोजीशन किस तरह फाइंड आउट करनी है, इन सबको एड अप कर लो। सिमिलरली जैसे हमने ऊपर किया उन तरह, उसी तरह से हमें एड अप करना है, तो हमारा कॉम्पोजिट सेक्शन फॉर द वायर इस तरह से निकल के आ जाएगा, राइट। इजी है सब कुछ, अब बस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है इन सबका, तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। ओके, तो क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे रखी है, राइट, और दे रखी है एक सर्कुलर प्लेट, जैसे सर्कुलर प्लेट, और एक ट्रायंगुलर प्लेट इससे काट दी है, यानी इस रेक्टेंगल में हमने एक सर्कुलर प्लेट दी और वो प्लेट हमने काट दी उससे, और एक है ट्रायंगुलर प्लेट और वो भी हमने इससे काट दी। तो हमें फाइंड आउट करना है द सेंट्रॉइड ऑफ दिस कॉम्पोजिट शेप, तो इसका सेंट्रॉइड हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला था, हमें सब पहले तो सबको इन सबका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे इजी स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करेंगे आप, कि सबसे इजी स्टेप्स क्या है। सबसे पहले इनका एरिया, फर्स्ट विल बी द एरिया, कुछ नहीं करना आपको, कोई भी कॉम्पोजिट सेक्शन है उन सबके एरिया निकालो, बेशक वो अगर जो उसमें है प्रेजेंट है नहीं भी है तो फिर भी। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, क्या थी, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और सेकंड इज एक सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट है ना इसमें, एक सर्कुलर प्लेट, और थर्ड है हमारी ट्रायंगुलर प्लेट। पहले तो इन सबके मैं एरिया निकाल देता हूं। तो एक रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 140 मल्टीप्लाई बाय 200 mm, तो वी कैन से 200 मल्टीप्लाई बाय 140, राइट। और क्या है, दूसरा एक सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई आर, कितना है इसका, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज 60 30, ओके।
इसका रेडियस क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर। ओके, द ट्रायंगुलर प्लेट का क्या हो जाएगा BH/3, तो इट्स 60/30/3, सो वी कैन राइट 60/30/2, BH/2 ना क्या होता है इसका एरिया, दैट इज BH/2, होता है कि नहीं। तो इन सबका एरिया निकालो पहले, तो इन सबका एरिया क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 200 इंटू 140 कितना होगा, दैट इज 28000 mm², राइट, ये मैंने पहले निकाल दिया था। और इसका कितना होगा, दैट इज 2827.4333 mm², और ये क्या हो जाएगा, दैट इज 900 mm², राइट। लेकिन इन एरियाज में ऐसा, इन जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स में कौन कौन सी ऐसी प्लेट्स है जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कौन कौन सी प्लेट है जो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द सर्कुलर प्लेट एंड द ट्रायंगुलर प्लेट। तो जो प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना, उसके आगे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना है, बस हो गया, इतना सा काम था, मेरे को एरिया निकालना है। दूसरा, अब हमें फाइंड आउट करने इनके सेंट्रॉइड, इनके फाइंड आउट करने हमें सेंट्रॉइड। तो दिस इज द एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो हमें क्या पता, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर द रेक्टेंगुलर प्लेट, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगा वहीं पे सेंट्रॉइड लाई करेगा, लेकिन इसके सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन पे आ रहा है, तो इसकी जो एक्स और वाई हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉर द रेक्टेंगुलर, सी आर से मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, फॉर द रेक्टेंगुलर प्लेट जो इसके ओरिजिन हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दैट विल बी एक्स बार एंड वाई बार, और वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो होंगे कि नहीं, क्योंकि वो ओरिजिन पे ही लाई कर रहे हैं ना, इसके इंटरसेक्शन पे सेंट्रॉइड है, तो सी आर विल बी ओवर हेयर फॉर दिस रेक्टेंगुलर प्लेट, हो सकता है कि नहीं। और सिमिलरली सर्कुलर प्लेट है, ये जो सर्कुलर प्लेट है, इस प्लेट का क्या है, इस प्लेट के भी ये दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और यहीं पे लाई करेगा क्या, सेंट्रॉइड फॉर द सर्कुलर प्लेट, और उसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज एक्स बार एंड वाई बार, और कोऑर्डिनेट दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, ओरिजिन पे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। और दिस इज द ट्रायंगुलर प्लेट, तो ट्रायंगुलर प्लेट अगर मैं किसी को यहां से देखने को बोलूं तो वो कहां पे होगा, दैट इज 60/3 पे, तो 60/3 पे अगर मैं फाइंड आउट करने को बोलूं तो मान लो कि यहां पे लाई कर रहा है, राइट, यहां से यहां पे लाई कर रहा है, लेकिन से कि अगर जब वो यहां से देखेगा तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम द बेस, ये पॉइंट इसके लिए सेंटर्ड हो जाएगा, एंड दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 60/3, दैट कैन बी रिटन एज 20, साथ में क्या है, 20 mm। और कोई अगर यहां से देख रहा है तो इस केस में इसके लिए हाइट ये हो जाएगी, सो वी कैन से कि इसका सेंटर्ड यहां पे लाई करेगा, दैट विल बी, अब जो ये डिस्टेंस है, ये जो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं, दैट इज दिस डिस्टेंस विल बी, दैट विल बी 30/3, 30/3 क्या हो जाएगा 10, साथ में क्या है mm, राइट। इस पूरे क्वेश्चन में ओरिजिन कहां है, ओरिजिन ढूंढो सबसे पहले, हमने एक ट्रायंगुलर की बात की तो हमने ओरिजिन उसका उस टाइम पे कहां पे लिया था, इस पॉइंट पे लिया था, लेकिन यहाँ पे जो पूरे कॉम्पोजिट सेक्शन का ओरिजिन है वो कहां पे, यहाँ पे, तो हमें फाइंड आउट करना है इसके सेंट्रॉइड, यानी इस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस फ्रॉम द दिस ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो हमारे को एक्स बार भी निकालना पड़ेगा, वाई बार भी निकालना पड़ेगा। तो इन दिस केस सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये पूरी लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 100 है, और 100 माइनस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 20, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, दैट इज 80 mm, दिस विल बी 80 mm। और इन द केस ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, दिस विल बी एक्स बार फॉर द ट्रायंगुलर प्लेट, और अगर जो मुझे एक्स बार मिल गया तो वाई बार भी हम निकाल सकते हैं, ये पूरा क्या है 70, तो ये भी क्या हो जाएगा 70, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, तो इसकी जो भी है ये भी होगा 70, तो 70 माइनस 10 कितना होता है 60, तो इसकी वाई बार कितनी आ जाएगी, इसकी वाई बार आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ओरिजिन से इसकी वाई बार कितनी आ जाएगी, दैट विल बी वाई ट्रायंगुलर, दैट विल बी कितनी 60, दैट विल बी 60। ओके, तो हमें ट्रायंगुलर की भी मिल गई, इसके ओरिजिन की भी मिल गई, और हमें एक रेक्टेंगुलर प्लेट की भी मिल गई। तो इसको इजी करने के लिए ना हम पता क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कितनी शेप्स है, 3 ही शेप है, शेप्स कितनी है और उनके एरिया कितने हैं, वो भी किसमें mm² में एरिया दिखाएंगे, और एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, और हमें मल्टीप्लाई करना है एरिया इंटू एक्स बार, यही होता है ना। अगर जो हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें सेंट्रॉइड निकालना होता है तो क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द एरिया मल्टीप्लाई बाय एक्स बार डिवाइडेड बाय ऑल द एरियाज, लिखते हैं कि नहीं हमें, और क्या लिखते हैं हम, फॉर द वाई बार के लिए भी सिमिलर हो जाएगा, यहाँ पे वाई बार आ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले हमने एरिया फाइंड आउट किया, फिर उन सबको हम प्लस कर देंगे, फिर एक्स बार फाइंड आउट किया, फिर उन सबको प्लस कर देंगे, और वाई बार फाइंड किया, फिर उन सबको प्लस कर देंगे, और फिर लास्ट में ये जो है दिस a इंटू एक्स, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करके सीधा आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम इन सबको ऐसे तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं ताकि मेरे को ईज हो जाए, राइट। तो सबसे पहले तो कौन कौन सी शेप है, देयर आर द ओनली 3 शेप्स, यहाँ पे इस कॉम्पोजिट सेक्शन की 3 शेप्स है, पहली कौन सी है, दैट इज अ रेक्टेंगल, या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट लिखो, रेक्टेंगुलर प्लेट, प्लेट लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में रेक्टेंगुलर प्लेट भी लिखो। मान लो कि कोई भी कॉम्पोजिट सेक्शन है तुम्हें दे रखा और वहां पे वायर है, तो यहाँ पे हमेशा क्या लिखना है, प्लेट लिखो, हमेशा शेप के साथ प्लेट, यहाँ पे एरिया आएगा, यहाँ पे वायर में है तो लेंथ आएगा। ठीक है, फॉर द सेकंड हम किसके लिए कर रहे हैं, सर्कुलर प्लेट की, और फॉर द थर्ड ट्रायंगुलर प्लेट की, राइट 1 2 3। तो एरिया क्या था इसका एरिया था 2800, 28000 था ना इसका, और ट्रायंगुलर प्लेट का कितना था 900, माइनस साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस सर्कुलर प्लेट का क्या था 2827.43, 28 क्या था 2827.433,
अच्छा ये दोनों सर्कुलर और ट्रायंगुलर क्या है, वो कट रहे हैं, मतलब वो है नहीं, प्रेजेंट नहीं है इस पूरे सिनेरियो में। तो एक्स बार क्या था फॉर द रेक्टेंगुलर प्लेट, एक्स बार इज जीरो, वाई बार इज ऑल्सो जीरो। तो इस केस में जो एक्स बार और साथ में यहाँ पे ए वाई बार भी लिख दो, क्योंकि हमें दोनों के लिए फाइंड आउट करना ना। और जब मैं एक्स बार के साथ एरिया मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वट द एरिया इज जीरो आएगा, वट द वाई बार तो जीरो है ना, तो ये पूरे केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर द सर्कुलर प्लेट सिमिलरली सर्कुलर प्लेट के लिए यही हो जाएगा, राइट। समझ आ रहा है ना क्यों लिखा मैंने एक्स बार एंड वाई बार, क्योंकि जो इसका सेंट्रोइड है वो लाई कर रहा है इसके ओरिजिन पे। तो जो एक्स बार की डिस्टेंस है और जो वाई बार की डिस्टेंस है फॉर द सर्कुलर एंड फॉर द रेक्टेंगुलर प्लेट इज सेम, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल टू जीरो। एंड सिमिलरली सेंट्रोइड पोजीशन कितनी है, सेंट्रोइड पोजीशन ओरिजिन से कितनी दूर है यहाँ पे, दैट इज 80 mm। तो एक्स बार कितना आ जाएगा 80 mm और ये कितना आ जाएगा 60। तो एक्स बार फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ पे हमेशा लिखना कि फ्रॉम द ओरिजिन, ये और ये, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 80 mm, यहाँ पे mm लिख दो, दिस इज ऑल्सो mm। तो ये जगह 80 mm एंड इट इज 60 mm। तो ये क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 90, 80 मल्टीप्लाई बाय 900 दैट विल बी इक्वल टू 72,000। और वाई बार के लिए मल्टीप्लाई करना होना पड़ेगा इसको, दैट इज 16 टू विल बी 54, ओके। और ये यहाँ पे माइनस साइन हमेशा फॉलो होगा क्योंकि ये दोनों प्लेट यहाँ पे एब्सेंट है, दे आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे, अगर हम इसको प्लस करेंगे दैट इज द समीशन ऑफ ए मिल जाएगा हमें। हम इसको प्लस इसको प्लस करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज द समीशन ऑफ ए एक्स बार, और इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा समीशन ऑफ ए वाई बार। तो इसको सबको प्लस करो तो इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 24272.5667, राइट। ये इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा दैट इज -72000, इसका तो वही आ जाएगा ना -54000। सो ये तीन वैल्यूज हमारे को मिल गई, एक तो ये, एक ये और ये। तो सिंपली अब हमारे को किसमें पुट करना है, इसको फॉर्मूले में पुट करना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या था, सेंट्रॉइड ऑफ कॉम्पोजिट शेप्स विल बी, सिंपल है जो मैंने पहले बताया था, समीशन ऑफ एरिया इनटू एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ दिस। एंड सिमिलरली फॉर वाई बार विल बी समीशन ऑफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ ए। तो ये क्या है फॉर द एक्स बार दैट इज -72000 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 24272.5667 एंड दिस इज -54000 डिवाइडेड बाय 24272.5667। इसका आंसर और इसका आंसर कैलकुलेट करके बताओ, दैट विल बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा -2.9663 mm और नीचे वाले का दैट इज -00 डिवाइडेड बाय 24272.5667 दैट विल बी इक्वल टू -2.2247 mm। सो दीज आर द आंसर, ये क्या है हमारे आंसर है। तो देखा मैंने कैसे बच्चों की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बिल्कुल बच्चों की तरह हम कहाँ पे पहुंच गए, आंसर पे पहुंच गए। छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना प्लस माइनस, सिंपली हमने उसी तरह से एक पूरे इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिट सेक्शन को भी हमने इजीली इसका सेंट्रोइड हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी एक्स बार एंड वाई बार पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो इसी तरह आपको बिल्कुल बेबीज की तरह काम करना है और एक भी गलती नहीं होगी आपके। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एरिया निकाला, फिर उसको मैंने फॉर्मुला तो मुझे पता ही था, फॉर्मुला तो आप सबको पता ही लग गया होगा अभी तक कि भाई एरिया है, प्लेट है तो एरिया आएगा, कोई भी वायर है तो उसके लिए लेंथ आएगा। कितना सिंपल सा फॉर्मुला है, बस इसको मैंने तोड़ तोड़ के लिखा और मेरे को इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि माइनस साइन हम कब लगाएंगे, व्हेन द सेक्शन इज बीइंग कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम दैट प्लेट। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेट और यहाँ पे ये वाली प्लेट को काट दिया था और ये वाली प्लेट को काट दिया था, और सिंपली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज द ओरिजिन। अगर जो आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी नहीं आती है ना, तब फिर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। हमारे को जैसे इसकी पता था तो इसकी ओरिजिन निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसकी ओरिजिन नहीं निकालते, ओरिजिन से हम इसकी डिस्टेंस नहीं निकालते तो हम इसको लिख भी नहीं सकते थे। तो ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये देखो कि ओरिजिन का है, फिर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होती तो उसकी क्या डिस्टेंस होती। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है जो कि शायद मैं मिस कर गया हूँ, यस, जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, दीज आर द वाई एक्सिस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा, पर जिनका ध्यान होगा ना वो पक्का इसको सही करेंगे। जैसे कि यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो जो इसका सेंट्रोइड है ना वो लाई कहाँ कर रहा है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही लाई कर रहा है कि नहीं। देखो अगर जी ये नीचे को यहाँ पे लाई करता है कहीं पे, तो वी कैन से जो एक्स बार है और जो वाई बार है दे बोथ विल बिकेम, जैसे कि एक्स बार जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि एक्स बार जो है इस डायरेक्शन में फॉल करता, तो हम क्या लिख सकते थे, अगर जो वो ओरिजिन से इस डायरेक्शन में फॉल करता तो हम माइनस में लिखते हैं, और ओरिजिन से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता तब भी हम उसको माइनस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन के वो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दैट इज वाई वी आर यूजिंग प्लस साइन ओवर हियर, अदरवाइज यहाँ पे माइनस साइन आता। ठीक है, ये भी मैं बता नहीं पाया, पर स्टिल आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपने कितनी सारी चीजें सीखी कि ओरिजिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और रेक्टेंगल, और बच्चों की तरफ से आपको कैलकुलेट करना है और आप एक आंसर में पहुंच जाओगे। तो ये मजा है इस क्वेश्चन को करने का, सेंट्रोइड निकालने का किसी भी कॉम्पोजिट सेक्शन के लिए, जैसे हमने पहले निकाला है, राइट। सिमिलरली अगर मैं एक और क्वेश्चन देखो, अब मैंने प्लेट के लिए देख लिया ना, अब मैं किसी वायर के लिए देखता हूँ, राइट।
ऑलराइट, दिस इज द क्वेश्चन जो हमें कहता है। इस क्वेश्चन में हमें दे दिए एक सेमी सर्कुलर रॉड ऑफ अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड एरिया। बेसिकली ये सब नहीं बोला था, लेकिन इसने बोला था कि दिस इज द सेमी सर्कुलर रॉड, और आगे लिख दिया था उसने यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सब में ही हो गया, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड भी यूनिफॉर्म है, उसकी जो डेंसिटी है दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो यूनिफॉर्म। क्योंकि वायर है ना, अगर ये वायर ना होकर प्लेट होती तो यहाँ पे हम बात करते थिकनेस की। तो बेसिकली ये सेमी सर्कुलर रॉड को हमें फाइंड आउट करना है द रिएक्शन। ये सेमी सर्कुलर रॉड है, इट इज बीइंग हिंज्ड फ्रॉम हियर, तो अगर ये हिंज्ड है तो देयर विल बी टू रिएक्शंस स्टिल। पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है द रिएक्शंस, फाइंड द रिएक्शंस एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हर बच्चा जानता है कि ए और बी पे क्या होगा, बी पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज आ सकती है, दैट इज द नॉर्मल सरफेस से अटैच है ना, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल आ सकती है। लेकिन एक हिंज पॉइंट के पास से क्या, दो रिएक्शंस आएंगी। तो यहाँ पे एक रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मान ली, अज्यूम कर ली। अगर आंसर में कुछ हो रहा है तो हम आंसर के हिसाब से डालेंगे। एंड दिस इज द सेकंड रिएक्शन। ये दो रिएक्शन है, वी कैन से कि ये क्या है, दिस इज आर वर्टिकल एट ए एंड आर हॉरिजॉन्टल एट ए। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं या तो ए एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दैट इज एन बी। राइट, हमें इसकी फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले इसका सेंट्रोइड। व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रोइड, क्योंकि वी नो दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमें दो चीजें निकालनी पड़ती है, दैट इज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 एंड द टॉर्क। तो टॉर्क के लिए मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर जी इसका बॉडी का जो वेट है, देखो सेंट्रोइड क्यों है, सेंट्रोइड पे क्या एक्ट करेगा, इसका इस पूरी वायर का सेंट्रोइड पे क्या एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए, इसका सेंट्रोइड इज इंपॉर्टेंट। तो सोचो जिन बच्चों ने पीछे वाला टॉपिक बिल्कुल स्किप ही कर दिया होगा तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कैसे हम इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे और इसका वेट कहां पे एक्ट करेंगे। पर सिमिलरली अगर जिन बच्चों ने बेशक से देखा ही होगा या फिर उसे याद ही किया होगा तो वो इजीली बता सकते हैं। बाकी तो फिर हम निकाल ही रहे यहाँ पे। अब इस केस में सेंट्रोइड जो है वो कहां लाया करता है, दैट इज 2r by पाई पे। ठीक है, वी कैन फाइंड, और इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। दिस विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस सेमी सर्कुलर वायर। ये क्या हो जाएगी, इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाया करता है क्या, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड की डिस्टेंस कितनी है, सेंट्रोइड की डिस्टेंस है हमारी दैट इज 2r by पाई, दैट इज 2r by पाई पे सेंट्रोइड है। और इसका जो वेट है वो इसके सेंट्रोइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करेगा। दिस इज द वेट ऑफ द वायर, दिस इज द वेट ऑफ द वायर। राइट, तो बाय, अब ये सारी हमने डिटेल्स लगा दी इसमें, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब बाय इक्विलिब्रियम या फिर फॉर इक्विलिब्रियम वी कैन से एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या देखना है यहाँ पे, जो भी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल देखना है, जो भी हॉरिजॉन्टल है उनको 0 करना है, और जो भी वर्टिकल है उनको 0 करना है। तो हॉरिजॉन्टल कौन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल तो सिर्फ आर एच ए है एंड एन बी है, और दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। और हम क्या लगा सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज एन बी इज इक्वल्स टू आर एच। राइट, हम ये बोल सकते हैं। दूसरा, ओहो, दिस इज फॉर हॉरिजॉन्टल। राइट, ये है हॉरिजॉन्टल के लिए। और जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल की, तो वर्टिकल के केस में कौन सा है, ओनली द वेट एंड द रिएक्शन आर वी ए। सो वी कैन राइट आर ए वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, वी कैन राइट लाइक दिस ना। सो दीज आर द टू। अब हमें फाइंड आउट करना है एनबी की वैल्यू एंड डब्ल्यू की वैल्यू। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरी क्या लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, दैट इज समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेफरेंस पॉइंट। अब हमें रेफरेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है, किसी को भी मान लो हिंज पॉइंट है, इसकी रिएक्शन फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मान लो। ठीक है, तो हमने मान लिया एट पॉइंट ए पे हमने रिएक्शन क्या मान लिया, 0 मान लिया। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ किन क्या आएगा, दो ही फोर्स बचेंगे फिर, कौन कौन से, एक तो वेट एंड दिस इज एनबी। वेट का क्या होगा, ये जो वेट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज 2r by पाई, एंड ये क्या है, इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एनबी का क्या हो जाएगा, दैट इज 2r हो जाएगा, एनबी मल्टीप्लाई बाय 2r, राइट, इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, सो वी कैन राइट फॉर द टॉर्क हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज एनबी, दैट इज एनबी मल्टीप्लाई बाय 2r था ना, एनबी 2r, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज 2r इज इक्वल्स टू, जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था और डिस्टेंस कितनी थी, दैट इज 2r by पाई। तो वी कैन राइट वेट मल्टीप्लाई बाय 2r by पाई। अब जो जो कट रहा है उसे काट दो, दैट इज 2r यहाँ से कट रहा है और यहाँ से भी कट रहा है, तो w क्या हो जाएगा, दैट इज nb इज इक्वल्स टू w अपॉन पाई। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई nb की, nb की हमें ये वैल्यू मिल गई। सो nb की हमें क्या वैल्यू मिल गई, दैट इज w, वी कैन राइट w अपॉन पाई, लिख सकते कि नहीं। तो हमारे को एक रिएक्शन तो मिल गई, तो रिएक्शन ये वाली तो हमारी हॉरिजॉन्टल मिल गई है। हमें फाइंड आउट क्या करनी है, रिएक्शन एट ए वो क्या होगा, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आर ए हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट करनी है एंड आर ए वर्टिकल फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के बीच एंगल क्या है, 90 ना। सो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे एन बी, यहाँ पे लिख सकते हैं एन बी हमने फाइंड आउट कर दिया, एन बी तो हमने फाइंड आउट कर दिया, दूसरी क्या है, डब्ल्यू है। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी डब्ल्यू वो भी डब्ल्यू, दोनों की फॉर्म डब्ल्यू है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन एट ए विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर समेशन ऑफ दोनों,
फॉर एग्जाम्पल एनबी का क्या था, डब्ल्यू अपॉन पाई। एनबी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज द रिएक्शन एट ए हॉरिजॉन्टल, लिख सकते कि नहीं। तो दिस विल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस आर ए वी वर्टिकल क्या है, दैट इज ओनली डब्ल्यू, डब्ल्यू था ना, हाँ यस ओनली डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का स्क्वायर, राइट। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को कॉमन ले आओ तो डब्ल्यू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस पाई का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा ना, ये ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, और इस पाई को भी बाहर ले आओ तो वी कैन राइट डब्ल्यू अपॉन पाई 1 प्लस पाई का स्क्वायर। तो दिस विल बी द आंसर, राइट। तो हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी, दिस एन बी इज द रिएक्शन एट बी। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी कंपोजिट सेक्शन में हमने इक्विलिब्रियम के भी कॉन्सेप्ट दोबारा से हमारे रिफ्रेश हो गए, और हमने सेंट्रोइड के भी जो है हमने पढ़े थे, ठीक है। तो दिस इज द एक्सोसिमेट्री। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। हमने बस कुछ भी नहीं करना है, इजीली जो भी हमारे को आता है हमने बस उसको इंप्लीमेंट करना है। और मैकेनिक्स में जो भी हमारे क्वेश्चन होते हैं ना, वो इतने ईजी होते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है, देखो इसमें तो कोई भी बहुत बड़ा फॉर्मुला तो है नहीं इसको याद करने का, पेलोर गामा फ्लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करना इज वेरी इजी फॉर एवरीवन, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसको नहीं सॉल्व कर पाएगा। इफ दिस सेम क्वेश्चन अगर जो हमें 3 फोर्सेस कॉन्करेंट मेथड से करना पड़े, फिर ये तो हमने सेंट्रोइड के मेथड से कर लिया, लेकिन अगर जी हम इसी क्वेश्चन को बाय यहीं पे इसी को अगर मैं कॉपी कर लूँ और इसी फोर्स को सॉरी इसी क्वेश्चन को मैं 3 फोर्स कॉन्करेंट मेथड से करूँ, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो 3 फोर्स कॉन्करेंट मेथड से अगर मुझे सॉल्व करना पड़े, तो पहले मुझे ये तीनों फोर्स कॉन्करेंट बनानी पड़ेंगी, राइट। वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाऊँ, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट, राइट। इनकी लाइन ऑफ एक्शन बनाऊँ मैं, तो दिस विल बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट, राइट। तो जो थर्ड फोर्स है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शंस आर एच ए एंड आर वी ए, विच इज नोन एज रिएक्शन ए। तो उसे भी यहीं से ही जाना पड़ेगा। अगर जो 3 कॉन्करेंट फोर्सेस के हिसाब से मैं चलूँ, तो उस फोर्स को भी यहीं से जाना पड़ेगा, राइट। तो अगर जो मैं उसको ड्रॉ करूँ, सो वी कैन से कि दिस फोर्स हैज टू गो लाइक दिस। अगर मैं इस तरह से इसे ड्रॉ करूँ, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, दैट इज अ रिएक्शन ए। तो ये 3 फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और फोर्स पॉलीगन बना के इसे एक सिंगल लाइन में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर जो आप ध्यान से देखो तो सिंगल लाइन में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फोर्स पॉलीगन बनाना पड़ेगा। तो इफ द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो हम क्या बनाते हैं, दिस इज द वेट, राइट। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक नॉर्मल है दैट इज फ्रॉम द बी, तो वी कैन राइट दिस एन बी, एंड द लास्ट वन इज द रिएक्शन आर ए, दिस इज द रिएक्शन आर ए। So this is the reaction RA, this is the reaction RA, and this is NB, and this is the weight of the section. तो अगर जो मैं यहाँ से अल्फा फाइंड आउट कर लूँ, अगर जो मुझे अल्फा पता लग जाए, तो मैं रिएक्शन एट RA एंड रिएक्शन एट B, रिएक्शन एट A एंड रिएक्शन एट B, मैं बहुत इजीली 1 नंबर एक झटके में इसका आंसर निकाल सकता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जो मुझे इसको निकालना पड़े, तो मैं अगर जो मुझे निकालना पड़े तो मैं कैसे निकालूंगा, दिस इज 2R, ये 2R है, और अल्फा किसके बीच है, RA एंड NB के बीच, तो दिस एंगल, दिस इज द अल्फा। ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस आपको पता है, सो वी कैन राइट tan अल्फा इज इक्वल्स टू 2R बाय 2R मल्टीप्लाई बाय पाई। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो tan अल्फा कैन बी रिटन एज पाई, देख सकते कि नहीं। या फिर अल्फा ही निकालना है, तो अल्फा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पाई, तो अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज 72.33 समथिंग समथिंग, ये हो जाएगा अल्फा। और अगर जो मुझे अल्फा पता चल गया है, तो इस पूरे फोर्स पॉलीगन में मैं अगर जो tan अल्फा लगाऊं, तो वी कैन से W अपॉन NB, देख सकते हैं। और tan अल्फा क्या है यहाँ पे, पाई, तो W अपॉन NB। हमें रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, दैट इज NB, वी कैन राइट NB इज इक्वल्स टू W अपॉन पाई। तो रिएक्शन एट NB हमें पता चल गया, एक हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड, अगर जो मैं यहाँ पे साइन अल्फा लगा दूं, देन इफ आई एम अप्लाइंग साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, तो आंसर क्या आ जाएगा, W अपॉन RA, W अपॉन RA। साइन अल्फा है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, दिस इज द अल्फा वैल्यू, तो RA क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू W अपॉन साइन, दैट इज 72 पॉइंट समथिंग समथिंग, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज W अपॉन 1। तो रिएक्शन एट ए भी हमें मिल गया, दैट इज W। तो सिर्फ और सिर्फ 3 फोर्स कॉन्करेंट सिस्टम से हम इस पूरे क्वेश्चन को एक झटके में सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये तो हमने जानबूझ के सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाया ताकि हमें इसका भी थोड़ा आइडिया लग जाए कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जिसने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये पूरा मैकेनिक्स, वो बहुत ही इजीली उसे बहुत मजा आने लग जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें उसकी कनेक्ट होने लग जाएगी, राइट। और अगर जो आपको यहाँ पे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो दीज विल इक्वल्स टू 1,
तो रिएक्शन एट ए विल ऑल्सो यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और अगर जिस साइन अल्फा को सॉल्व करोगे दैट विल बी इक्वल्स टू 0 पॉइंट समथिंग साइन 72 पॉइंट, ये 0.92 कुछ समथिंग समथिंग आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएंगे हमारे, सेम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हम शुरू करने वाले दैट इज द डायनेमिक्स, राइट। हम जो शुरू करने वाले दैट इज द डायनेमिक्स। अब स्टैटिक का पूरा इट्स अ एंड ऑफ अ स्टैटिक, एंड ऑफ अ स्टैटिक। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डायनेमिक्स, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं कि ये तो एंड है स्टैटिक्स का। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डायनेमिक्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डायनेमिक्स, ठीक है। तो डायनेमिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ द मोशन है, इट्स अ स्टडी ऑफ मोशन and it is divided into two parts, ठीक है। The first is the kinematics and the second is kinetics। so जब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की तो यहाँ पे स्टडी ऑफ मोशन without considering the cause of motion, or considering the cause of motion, right, cause of motion, that is वो क्या था, फोर्स। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। बात करते हैं जो काइनेटिक्स की तो हम यहाँ पे उस स्टडी ऑफ मोशन की करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन that is force, right। before digging into the kinematics and kinetics, हम अभी जो बेसिक्स फंडामेंटल है ना ऑफ अ काइनेटिक, बेसिक फंडामेंटल फॉर एग्जांपल जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे और एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो हम बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कि कहीं पे भी लग सकते हैं, मतलब यूज्ड इन एवरी मोशन, हम किसी भी मोशन के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक्स, अल्टीमेट बेस जो आपके बेस को बहुत ही ज्यादा पक्का बनाएगा। तो पहले हम उनको स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद हम काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ काइनेमेटिक्स। अभी हम काइनेमेटिक्स की पढ़ लेते हैं, राइट। तो सम बेसिक फंडामेंटल्स में क्या क्या आ जाते हैं, सबसे पहले द डिस्प्लेसमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। पर एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि these three parameters are defined only for the particle, these three parameters are defined only for a particle, राइट। और ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है हम ये इनका कहीं किसी भी मोशन में यूज कर सकते हैं, बेशक वो रोटेशनल मोशन हो, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो। इन 3 मोशंस के बारे में हम भी स्टडी करेंगे, लेकिन उनमें जो हम बेसिक्स यूज कर सकते हैं वो इन सारे बेसिक्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जब हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेसिक फंडामेंटल्स डिस्प्लेसमेंट से शुरू करूं, तो मान लो कि ये एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है, राइट। ये क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। और ये हमारे दिस इज एक्स एक्सिस। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मान लो कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी मैं इस z को हटा देता हूं यहां से, ठीक है। वी डोंट वांट दिस z राइट नाउ, इसको गो कर देते हैं, ऑलराइट। कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में एक कोई भी कहीं पे भी मतलब कोई रैंडम सा पार्टिकल की हमने बात की, दिस इज द पार्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। और इसका रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, इट्स ओरिजिन, तो हम इसको ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। इफ दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल को हम देख रहे हैं और पार्टिकल को हम एट टाइम कोई भी टाइम टी पे, वो कोई भी टाइम आपका पसंदीदा टाइम, आपने इस पार्टिकल को क्या किया, ऑब्जर्व किया, दिस पार्टिकल एट टाइम टी। तो ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। मान लो कि ये कोई भी रैंडम सा मोशन कर लेता है, मतलब वी डोंट नो ये कौन से मोशन कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ है, ये डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है, तो दिस इज पार्टिकल एट टाइम टी, और ये है पार्टिकल आफ्टर डी टी टाइम, ठीक है। तो इस पार्टिकल को क्या बोल सकते हैं, टी इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, कह सकते हैं कि ये पार्टिकल एट टाइम डी टी पे पहले पोजीशन, मान लो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो वी कैन राइट कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है हम इसको एक पोजीशन वेक्टर से शो कर सकते हैं, राइट। हम इसको पोजीशन वेक्टर से शो कर लिया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और उस पोजीशन वेक्टर को मैंने लिख दिया आर आई, जहां पे आर आई क्या है, इट्स अ पोजीशन वेक्टर एट टाइम कोई भी टाइम टी, एट टाइम टी पे, ठीक है। तो वी कैन राइट कि आर आई इज द पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी, और यहाँ पे आर आई एक इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ पे है एट अ इनिशियल पॉइंट। तो बाय द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम ये कह सकते हैं कि इफ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डीएस
हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाय द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैं क्या कर सकता हूँ, इसके हेड से ds का टेल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर आई प्लस ds, और इसको अगर जो मैं इसकी भी मैं कोई पोजीशन वेक्टर दिखा दूं, फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन वेक्टर मैं आर एफ से शो कर दूं, राइट, इसकी भी तो पोजीशन होगी ना, तो रेफरेंस से हम इन सबकी पोजीशंस बता रहे हैं। और मैंने बोला कि ये पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप किया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल, राइट। सो आई कैन से दिस इज आर एफ, यहाँ पे लिख सकते हैं आर एफ क्या है, इट्स अ फाइनल पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम dt, कुछ टाइम dt के बाद उसकी जो पोजीशन है दैट इज आर एफ, हम इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। एंड दिस इज वेक्टर, हम इसको वेक्टर के साथ शो कर सकते हैं। तो इस पूरे केस में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, हेड टू टेल बोलता है कि नहीं, हेड टू टेल। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि ds वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ, बोल सकते कि नहीं, क्योंकि दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर आई एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर एफ, तो वी कैन से आर आई प्लस ds इज इक्वल टू आर एफ। अगर जो मैं आर आई से चलूं और मैं उसमें प्लस कर दूं ds वेक्टर, तो मैं आर एफ वाली पोजीशन वेक्टर में पहुंच जाऊंगा। तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और फर्दर मोर अगर मुझे और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, राइट। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो लॉ ऑफ ट्रायंगुलर या फिर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ये चीज लिख सकते कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, लिख सकते हैं ना। सो अगर जब मैं नेक्स्ट उसकी बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी की बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड एज rate of change of position vector, velocity को can be represented as rate of change of position vector, rate of change of position vector. So v can be represented as rate of change of position vector, rate of change of position vector with respect to time। अगर जब मैं यूनिट टाइम में बात करूं, राइट, दिस इज यूनिट टाइम ना, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना dt। so this will be equation 1। लेकिन आर एफ माइनस आर आई कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लिख सकते हैं कि नहीं हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। सो डी आर दैट इज, ये क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डी आर इज इक्वल्स टू डी एस, लिख सकते हैं। एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कोई भी आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप बोलोगे देयर इज नो रिलेशन, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज डी आर एंड डी एस दे बोथ आर सेम। लाइक हमने पहले क्या निकाला, हमने सबसे पहले इसमें थोड़े से मैंने मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, इसलिए शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने बोला कि हम अभी बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक्स में मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पढ़ते हैं पहले, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अ पार्टिकल पढ़ा, यहाँ पे लिख दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अ पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर अ पार्टिकल हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल जो है कोई भी रैंडम मोशन करके कहीं पे भी पहुंच जाता है, यानी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी इन रियलिटी भी आप देख लो तो पार्टिकल कहीं से लेकर कहीं भी पहुंच गया। तो मैंने बोला इसकी जो मैं पाथ है ना, मैं उसको फॉलो करता हूं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने पे जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने डीएस वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से शो कर दिया। दूसरा मैंने बोला कि मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूं और उस रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस पता करता हूं, तो मैंने इनिशियल पॉइंट की भी ली और फाइनल पॉइंट की भी ली। पर बाय द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मुझे क्या पता चला कि आर आई प्लस डीएस जो है ना वो आर एफ वेक्टर के बराबर है, क्योंकि अगर मैं आर आई चलूं और डीएस चलूं तो मैं सीधा फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ds इज इक्वल टू, यानी इस केस में ds इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर की तरह शो कर दिया। फिर हमने बात की कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जब हम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो हमने बोला इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जो लिखा था वही हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज डी आर अपॉन डी टी। फिर आर कैसे लिख सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन हमें क्या पता था कि डी आर माइनस आर आई जो भी आर एफ माइनस आर आई है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया जिसमें हमें क्या पता चला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे बोथ आर सेम, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कभी भी अगर जो हमारे को रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर को रिप्लेस करना हो विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज डी आर अपॉन डी टी को वी कैन रिप्रेजेंट लाइक डी एस अपॉन डी टी, राइट।
तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा, इट इज एब्सोल्युटली राइट. सो वी कैन राइट इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दो तरीके से कर सकता हूँ. दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. राइट, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. और दूसरा, इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, दैट इज मीटर पर सेकंड. तो ये इसके क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे. इसी तरह अगर जो मैं वेलोसिटी को विद इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये बोल सकता हूँ. जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया तो ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेयर ds इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ dt. इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ dt, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऑफ द पार्टिकल एट टाइम dt. ds कैन बी रिटन एज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ds इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट टाइम dt. इस तरह से लिख सकते हैं, या इन टाइम dt, इन टाइम dt. राइट, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक नोट पॉइंट लिख लो. नोट पॉइंट इज इफ पोजीशन वेक्टर, इफ पोजीशन वेक्टर, और ये नोट पॉइंट रिलेटेड टू वेलोसिटी है. इफ द पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज चेंजिंग with respect to time, then velocity vector exists and vice versa. ये 100% श्योरिटी है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विच इज dr by dt, अगर जो dr by dt कहीं भी किसी फॉर एनी पार्टिकल अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 100% श्योरिटी है कि वहां पे वेलोसिटी वेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा, और वाइस वर्सा है. अगर जो वेलोसिटी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर भी वहां पे एग्जिस्ट करेगा. इट्स 100% श्योरिटी. ये एक नोट पॉइंट है जो कि आप लिख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज फॉर द एक्सेलरेशन. हमने तीन की बात की थी, दो पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली एंड द वेलोसिटी पढ़ ली, एंड द लास्ट वन इज द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अभी हम किसी पार्टिकल की बात करें तो हम पार्टिकल के लिए करेंगे. फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, acceleration of a particle which can be represented as rate of change of velocity vector, rate of change of velocity vector. सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए वेक्टर व्हिच इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, एंड द यूनिट विल बी दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस तरह से लिख सकते हैं हम, दिस इज द एक्सेलरेशन वी आर टॉकिंग अबाउट. सिमिलरली इसी के लिए भी एक नोट लिख सकते हैं, सेम है, which is related to the acceleration. तो acceleration के लिए क्या नोट, velocity के लिए क्या नोट था, that is the position vector. If position vector is changing with respect to time, then the velocity vector exists and vice versa. Similarly इसी के लिए if velocity vector is changing with respect to time, then acceleration vector exists and vice versa, exist and vice versa, vice versa. Similarly जो हमने नोट पॉइंट वेलोसिटी के लिए लिखा था, तो इसका मतलब क्या है, इफ कहीं पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर वहां पे एग्जिस्ट फॉर 100% श्योरिटी है कि वो भी एग्जिस्ट करेगा, और वाइस वर्सा भी ट्रुथ है. और अगर ये एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कहीं पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन विल बी 100% श्योरिटी है कि वो भी वहां पे प्रेजेंट होगा, और वाइस वर्सा भी ट्रू है. तो इन दो पॉइंट्स का हमारा इंपॉर्टेंस हो जाता है, इन दो पॉइंट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. राइट, तो नेक्स्ट है फॉर द डायनेमिक्स. मैंने कहा था कि हमने न्यूटन के 3 लॉज पढ़ने. फर्स्ट हमने पढ़ लिया, थर्ड हमने पढ़ लिया, द रिमेनिंग इज द सेकंड वन. तो अभी हम न्यूटन के सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं जो कि काम आएंगे हमारे. ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक लगा सकते हैं आप, दैट इज बेसिक्स ऑफ डायनेमिक्स. ठीक है, तो एक बात तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूटन के जितने भी लॉ है, द न्यूटन लॉ ऑफ न्यूटन्स, वो सारे के सारे न्यूटन के लॉ है. दीज आर, सबसे पहले तो न्यूटन की जितने भी लॉ है दीज आर रिलेटेड टू द मोशन, ये तो बात पक्की है. दीज आर रिलेटेड टू द मोशन, सारे के सारे किसके साथ है, रिलेटेड टू द मोशन. और सेकंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल के लिए भी है, एज वेल एज बॉडी. तो न्यूटन के जितने भी लॉ है
फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, थर्ड लॉ हो गया, वो सारे के सारे पहली बात तो रिलेटेड टू द मोशन है, और द सेकंड इज दे आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर द पार्टिकल एज वेल एज फॉर द बॉडी। वो पार्टिकल के लिए भी डिफाइन हो सकते हैं, एज फॉर द बॉडी भी हो सकते हैं। तो बेसिक्स ऑफ काइनेटिक्स में सबसे पहले हम न्यूटन के सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने दो तो पढ़ लिए, तीन, एक फर्स्ट एंड थर्ड इज क्लियर, वो हमें पता है। जिसने नहीं पढ़े वो पहले के लेक्चर लगा सकता है, पर अभी जो है हम वो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूं मैं, एनएसएल, राइट। एनएसएल की तरह मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको, एनएसएल से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो पहली बात तो न्यूटन के जितने भी लॉ है वो फॉर अ पार्टिकल एज वेल एज फॉर अ बॉडी दोनों के लिए डिफाइन होते हैं। तो अगर जब मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैं फॉर अ पार्टिकल अगर जब भी पढ़ाऊं, फॉर अ पार्टिकल के लिए मैं अगर न्यूटन के सेकंड लॉ लगाऊं, और बॉडी के लिए मैं लेटर ऑन पढ़ाऊंगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी नॉन जीरो। और न्यूटन ने ये बोला है कि एक्सेलरेशन की अगर मुझे वैल्यू बतानी है ना, दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास। एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक्जैक्टली द सेम होगी जो एफ एक्सटर्नल फोर्स की है, यानी इफेक्ट की सेम डायरेक्शन होगी एज द कॉज। इफेक्ट क्या है, एक्सेलरेशन, कॉज क्या है, फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी, उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा, हमारा एक्सेलरेशन रहेगा। तो इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो यहां पे मैं नोट पॉइंट करके लिख सकता हूं कि नोट एक्सेलरेशन डायरेक्शन will be exactly in the direction of f external acting on a particle, right। और ये चीज हमने पहले भी बताई थी कि हम पढ़ते तो इस तरह से है, जो हम न्यूटन के लॉज पढ़ते हैं ना, वो हम पढ़ते तो इस तरह से कि जो भी हमारा कॉज आएगा, कॉज दैट इज द फर्स्ट एंड द इफेक्ट विल बी द सेकंड। बट इन रियलिटी फॉर एग्जांपल द रैशेस, तुम्हारी बॉडी में अगर रैशेस होंगे तो सबसे पहले तुम्हें इफेक्ट ही दिखेगा, तो इफेक्ट विल बी द फर्स्ट थिंग जो आपको दिखेगा। कॉज तो बाद में पता चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाओगे कि क्या कॉज था जिसकी वजह से ये हुआ, रैशेस हुए, राइट। तो सबसे पहले हमें इफेक्ट ही दिखता है। तो इन रियलिटी भी हम इसी तरह से इनको पढ़ेंगे कि यूज किस तरह से होंगे हमारे न्यूटन के लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ हम किस तरह से यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज, सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन दिखेगा कि एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो उस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रही है, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू द एक्सेलरेशन। मैं कह सकता हूँ कि नहीं, इस तरह से मैं कह सकता हूँ। और ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है ये उसी पार्टिकल की है, उसी पार्टिकल की है जिस पार्टिकल की एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। और सबसे अच्छी बात क्या है, दीज आर द डायरेक्शनल लॉ, जितने भी लॉ है न्यूटन के, दीज आर द डायरेक्शनल लॉ, और इनको हम टोटैलिटी में भी लगा सकते हैं, इनको हम टोटैलिटी में भी लगा सकते हैं। सो दीज आर द डायरेक्शन लॉ। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है उसी डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा तब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको ये पॉइंट दोबारा से देखना है और ये सोचना है कि यस ये वाला जो पॉइंट है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में बच्चे आपके जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है दैट विल बी एक्टिंग, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑलराइट, तो ये हमने पार्टिकल के लिए पढ़ लिया, हम फॉर अ पार्टिकल पढ़ लिया, अब फॉर अ बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ईजी है सब कुछ, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। फॉर अ बॉडी, फॉर अ बॉडी, अगर मैं फॉर अ बॉडी दिखाऊं तो न्यूटन ने कहा अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है ऑफ द सेंटर ऑफ अ मास विल आल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। यानी एफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, राइट, जो भी फोर्स है वो किस पे आएगा, उसका जो इफेक्ट है दैट विल ऑलवेज कमिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे उसका इफेक्ट आएगा। जो भी फोर्स है उसका जो इफेक्ट है दैट विल बी कमिंग ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इस तरह से लिख सकते हैं। और न्यूटन ने ये बोला कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास वैल्यू देन इट विल बी इक्वल टू नेट एफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिवाइडेड बाय द मास। एंड सिमिलरली जिस तरह से हमने ऊपर बोला कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, तो वी कैन राइट द एक्सेलरेशन डायरेक्शन, और ये एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ अ मास, राइट। किसी भी बॉडी में लगने वाला जो भी फोर्स है ना, उसके जो भी इफेक्ट आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल जो कि सेंटर ऑफ अ मास पे है, राइट। मान लो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल पे अगर फोर्स लगा है, ये एक रिजिड बॉडी है, तो जो भी इसके इफेक्ट्स आएंगे ना वो इसके सेंटर ऑफ अ मास पे पाए जाने वाले पार्टिकल पे होंगे। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इफ द एक्सेलरेशन डायरेक्शन, एंड एक्सेलरेशन कौन सा, सेंटर ऑफ अ मास का, विल बी एग्जैक्टली in the direction of applied net external force acting on the body, on the, हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर जो हम बात करना चाहें इनकी इन रियलिटी, न्यूटन सेकंड लॉ किस तरह से यूज होता है, देखो ये पढ़ाई तो इस तरह से जाते हैं बट यूज ये इस तरह से होते हैं, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको कि फोर्स एक्सटर्नल जब जीरो होगा तभी एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो, बट इन हियर आप क्या बोल सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ मास
when it is not equals to 0, then the force acting on a body will be equals to mass into the acceleration and the of the center of a mass. इस तरह से हम बोल सकते हैं. और क्या बोल सकते हैं कि all the Newton's law are directional law and they can be used in a totality. For example, किसी केस में acceleration नॉन जीरो है तो उस केस में हम क्या लगा देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ मास. और जिस डायरेक्शन में वो जीरो हो गए उस डायरेक्शन में हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, न्यूटन का फर्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे, राइट. तो यहां पे एक नोट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हम इसमें बात करेंगे, दैट इज नोट कि इफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट. देखो सबसे पहली बात, हम न्यूटन का लॉ अगर डिफाइन करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं. अभी इस नोट पॉइंट को रहने दो, इसको मैं थोड़ी देर बाद लिखाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं कि एक्चुअल में जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो किस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं. एंड दिस कैन बी रिटन एज m into rate of change of velocity plus velocity and rate of change of mass with respect to time. ठीक है. तो इन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारी जो स्टडी है ना, उस स्टडी में यहां पे आप एक नोट पॉइंट लिख दो, नोट पॉइंट दैट इज इन आवर सिलेबस, हमारे जो सिलेबस में वी हैव टू डील विद दो सिस्टम ओनली, ध्यान से दो, ओनली in which mass is not changing with respect to time. It's a very important जो यहाँ पे लिखा है कि only in which mass is not changing with respect to time. For example तुम एक ट्रॉली देख लो, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर मास भी चेंज होता है with respect to time, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ बच्चे होता है. जैसे कि कोई भी ट्रॉली है, राइट. एक एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल एक ट्रॉली है, ये एक ट्रॉली है, ये मूव कर रही है और मान लो सडनली बारिश हो जाए, तो ये ट्रॉली का मास क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि ये इसमें क्या भरता जा रहा है, वाटर भरता जा रहा है. तो इसका मास क्या हो रहा है, इट इज वेरिएबल, यानी वो नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है. तो इस केस में मास इज वेरिएबल. तो हमारी जो स्टडी है ना वो सिर्फ और सिर्फ हम किस में करेंगे, जब मास ना चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यही हमारी स्टडी है. और अगर जी ये केस है तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन आवर स्टडी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो उसी केस में हम क्या लगा सकते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और अ पार्टिकल इट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू द एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, दैट इज द एक्सेलरेशन, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको. तभी तो मैंने अभी बेसिक्स पढ़ाए थे, क्योंकि जो ये चीज है ना, इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बेसिक्स पढ़े होनी चाहिए. जैसे मैंने अभी डायरेक्टली बोल दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज एक्सेलरेशन, तो आपको पता है कि अच्छा हाँ सर ने ठीक बोला था. सो वी कैन राइट यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, इफ द कंडीशन जो हमने यहाँ पे लगाई है, इफ मास इज नॉट चेंजिंग, इफ मास इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी केस में ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. अगर आपको गेट ये बोलता है कि इफ मास इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि गेट का काम ही क्या होता है, डेरिवेशन में घुस के उसको बिल्कुल एंटायरली चेंज कर देना. तो अगर जो वो इस तरह से बोले कि मास इज नॉट चेंजिंग, तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करोगे, राइट. आपको फिर बेसिक्स से पढ़ना पड़ेगा, जो भी मैंने बेसिक्स पढ़ाया ना, फिर उन्हीं बेसिक्स को लगा के आपको अपने क्वेश्चन को आंसर तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट. तो वी कैन राइट जो लास्ट पॉइंट्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन सबको लिख लेते हैं जो मैंने बोला था. फर्स्ट इज ऑल लॉज ऑफ न्यूटन, all laws of Newton are directional laws. These laws are directional laws. अभी आपको इस चीज का मतलब ही पता चल जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे ना. They can be applied in a particular direction, the particular direction, as well as they are, that they can be, इसको बता दो, they can be applied in totality. They can be applied in totality, right? तो यही है, दिस इज द लास्ट पॉइंट जो कि मुझे लिखाना था. अभी न्यूटन्स के लॉ अब खत्म हो चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द मोशंस. जो भी हम मोशन पढ़े ना, जो बेसिक्स मुझे पढ़ाने थे वो मैंने पढ़ा दिया. अब जो रिमेनिंग है दैट इज द मोशंस. अब यहाँ से डायनेमिक शुरू है बेसिकली. ये जो सारे लॉज है ये आप देख लो, न्यूटन्स के पीछे वाले भी, इन सबको आप कॉपी करके लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, बट अगर जो पीछे लिखे तो जरूरी नहीं आप यहाँ पे भी लिखो. बस बेसिक पॉइंट्स है जो कि आपको हाईलाइट करके पढ़ने.
बाकी देयर इज नथिंग जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, राइट। बेसिक्स में आपको बस ये छोटी चीज़ें जो कि आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, बाकी कुछ कुछ ऐसे रिलेशन है जो कि आपको हमेशा याद रखनी, दैट इज द पोजीशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम बिकॉज दे आर सेम, राइट। अब जो है हम लास्ट में बस एक रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल एंड फिर बाकी सारे पढ़ लेंगे, ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सारे मोशंस को हम क्लियर कर देंगे और फिर ये डायनेमिक्स भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। टॉपिक का नाम लिख दो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। अगर जो मोशन ना लिखूं और मैं और भी अच्छे से बताऊं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दैट इज रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, राइट। ट्रांसलेशन का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख देते हैं कि ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जब भी हमारा वर्ड यूज होगा ना, आप बस एक चीज याद रखना कि दे आर यूज्ड, ये जो वर्ड है ये यूज्ड कब होता है, यूज्ड फॉर अ बॉडी, राइट। और बॉडी क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। और रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन जो है, यानी रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन भी बोल सकते हैं, तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ ऑल द पार्टिकल्स, इफ ऑल द पार्टिकल्स वो भी किसी बॉडी के ऑफ अ बॉडी चल रहे हैं आर मूविंग पैरेलली इन पैरेलल सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, तब देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको एज अ आरटी से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। तो फॉर द काइनेमेटिक्स अगर हम बात करना चाहिए, अच्छा यहाँ पे बेसिकली लिखा क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल है किसी बॉडी के, क्योंकि बॉडी क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल एंड दोज ऑल द पार्टिकल्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ध्यान से क्या है, ध्यान से देखो, ऑल लिखा है यहाँ पे कि सारे के सारे पार्टिकल वो भी किसी बॉडी के चल रहे हैं, किसमें, कौन से, पैरेलली स्ट्रेट लाइन में, तो उस केस में जो मोशन होगा ना हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। तो उस बॉडी में रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन जो है वो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी रिप्रेजेंट करने के लिए, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, दिस इज द सेम बॉक्स, सॉरी बॉक्स नहीं, इट्स अ बॉडी, इट्स अ बॉडी, राइट। दिस इज द सेम, एग्जैक्टली द सेम बॉडी एंड दे आर द नंबर ऑफ अ पार्टिकल्स। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पार्टिकल 1, दिस इज अ पार्टिकल 2 एंड दिस इज अ पार्टिकल 3। यहाँ पे क्या लिखा है, इफ, और ऐसे ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, इनफाइनाइट डॉट डॉट करके, यानी इस बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ पार्टिकल है। मान लो दिस इज अ रिजिड बॉडी, ये एक रिजिड बॉडी है, राइट। ये पार्टिकल एट आफ्टर टाइम dt, इट्स अ टाइम गैप, आप या टाइम इंटरवल लिख दो, टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल dt पे जो वन का डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ds1, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब ये जो पार्टिकल वन है वो यहाँ पे आ चुका है, इस पोजीशन पे आ चुका है, और सिमिलरली जो दूसरा पार्टिकल है वो मान लो कि यहाँ पे पहुंच चुका है, और जो तीसरा पार्टिकल है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, राइट। और जो इनकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ds1, ds2 एंड ds3। तो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन में क्या लिख सकते हैं हम कि इन दिस मोशन, इस तरह के जो मोशन होते हैं ना, या इन दिस काइंड ऑफ अ मोशन, किसी भी तरह इन दिस मोशन द ds ऑफ एवरी पार्टिकल इज सेम, राइट। यहां पे क्या लिखा है कि द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन की मैं अगर बात करूं तो इस मोशन में जितने भी, यहां पे क्या लिखा है, जितने भी एवरी पार्टिकल, उन सब का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं इन शॉर्ट अगर जो लिखना चाहूं मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि ds1 is equals to ds2 is equals to ds3. So these are the particle 1 dash, 2 dash and 3 dash, right. When we are talking about these particle, they are moving in parallel state, if this box is moving in this direction, right, at time dt. So we can say कि the magnitude of all the displacements, जितने भी मैग्नीट्यूड है उन सब, जितने भी मैग्नीट्यूड है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर एवरी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2 एंड डिस्प्लेसमेंट 3 एंड सो ऑन, दे आर इक्वल। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय अ सिंगल, दैट इज ds, these are the vectors, हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे इनके मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, राइट। सो हम ds को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ds कैन बी, ds को हम क्या लिख सकते हैं, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ बॉडी, राइट। किसी भी एक सिंगल बॉडी के जितने भी पार्टिकल है उन सब की डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, राइट। तो कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर आपने तो बोला कि द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन दे आर स्ट्रिक्टली डिफाइंड फॉर अ पार्टिकल। तो मैंने बोला इट इज राइट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के लिए डिफाइन होते हैं। बट ये जो केस है ना, ये कौन सा मोशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मोशन कौन सा है, दैट इज द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। इस मोशन में जो हर एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल इस पार्टिकल की मैं बात करूं, इस पार्टिकल में बात करूं, या फिर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, तो हर एक पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस डिस्प्लेसमेंट इज सेम। यानी जो इसके सेंटर ऑफ मास में आने वाला जो पार्टिकल है ना, उसका भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम है। यानी इस रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन के लिए हम बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पार्टिकल का ऑफ अ बॉडी, हम उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी। सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी है किसकी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन। अगर जो मैं बात करूं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन दैट ds is same for every particle, ठीक है, only for this motion, only for this motion। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं किसी पार्टिकल की बात कर रहा हूँ या फिर मैं किसी बॉडी की बात कर रहा हूँ, देखो ये तो हर बच्चा जानता है कि बॉडी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अगर मैं सभी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो बिल्कुल सेम है। तो अगर जो इसके पूरी बॉडी की पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है, हर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो उस केस में मैं ds को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज अ बॉडी, इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मैंने बेसिक्स में पढ़ाया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसी तरह से आगे भी रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर जो किसी भी मोशन की डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए तो उसकी वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी और उसके एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएंगे। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, फॉर अ dt टाइम या यूनिट टाइम, वी कैन से, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, फॉर एग्जांपल ds1 ds2 and ds3 will be equals to and so on, this is equals to and so on, I can say ds1, राइट। इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर ds1 ds2 एंड ds3 फॉर ऑल द पार्टिकल। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दिस विल बी ds अपॉन dt एंड दीज ऑल आर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक वेलोसिटी वेक्टर फॉर 1, वेलोसिटी वेक्टर फॉर 2 एंड द वेलोसिटी वेक्टर फॉर द 3 इज सेम, एंड दिस एंटायर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेलोसिटी। और इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इट्स अ वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, राइट। तो हमने अभी बताया कि इट्स अ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर जो ds सेम है तो उस केस में वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। तो हम इसमें भी यही लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा था कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस मोशन, द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज सेम, राइट। क्वेश्चन इज की व्हाई वेलोसिटी इज सेम, क्योंकि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो भी सेम हो जाएगी। अगर जो वेलोसिटी भी सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। तो ये तीन चीजें जो है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस मोशन ओनली, दिस मोशन, सिर्फ और सिर्फ इसी मोशन में ये है, वैलिड है, बाकी और किसी मोशन में नहीं है। ये मैं लास्ट में आपको अच्छे से लिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो अगर मैं बोलूँ द वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल, rate of change of velocity of one particle and rate of change of velocity of second particle and so on can be represented like this, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस एंटायर कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक एक्सेलरेशन ऑफ वन पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ टू पार्टिकल एंड सो ऑन एक्सेलरेशन, हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इट्स एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ बॉडी। और किस तरह से लिख सकता हूँ, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, राइट, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो जो सेंटर ऑफ मास में आने वाला पार्टिकल है ना, उसकी भी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो सेम है एज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी जो भी, यानी अब हमें जो सिंपल जिस्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो भी पार्टिकल है, मान लो दिस इज द पार्टिकल, और हमें किसी ने बता दिया ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन है, तो मैं बोलूंगा इसकी ना जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ एवरी पार्टिकल वो सेम है, वेलोसिटी इज आल्सो सेम एंड द एक्सेलरेशन विल आल्सो बी द सेम। तो ये ही छोटा सा इसका जिस्ट है जो कि मैंने आपको इतना एलैबोरेट करके बताया कि एट टाइम टी अगर जो मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो एवरी पार्टिकल के लिए सेम है, ओनली फॉर द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, राइट, राइट। जो भी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं किसी भी काइनेमेटिक्स के वो क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होते हैं,
फ्रॉम एक्सेलरेशन। आपको ये चीज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। एक्सेलरेशन शुरू होते हैं तो एक्सेलरेशन दो तरीके से हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो या तो कांस्टेंट होगा, राइट, या तो वो वेरिएबल होगा। दो ही केस हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम एक्सेलरेशन, राइट, द ए वेक्टर इज मे बी, या तो वो कांस्टेंट होगा या तो वो वेरिएबल होगा। तो ये केस हो सकते हैं। तो हम बात करें अगर जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की, कि अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं ए वेक्टर, तो वो कांस्टेंट होगा या तो वो वेरिएबल होगा। या तो वो वेरिएबल होगा, राइट, दिस ए कैन बी कांस्टेंट एंड ए इज वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब, दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में, और सेकंड केस में जब वो कांस्टेंट नहीं है, तब हम क्या करेंगे। अगर जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना तो ओनली थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस लगती है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आर वर्किंग। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उस टाइम पे काम करती है। जैसे कि मैंने बोला कि थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन तो बेसिकली आप लोगों ने पहले ही पढ़ी है, जो कि ओनली वैलिड है ऑन द केस ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। लाइक ये आपने पहले ही पढ़ी होगी, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80, पढ़ी कि नहीं 9 10th में। एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन काम करती है तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं आपको नहीं पता किसी को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, v इज द फाइनल वेलोसिटी। आई नो कि आपको पता है पर स्टिल मैं भी बता रहा हूँ आपको, क्या पता आप में से किसी को ना पता हो। एक्सेलरेशन s इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। ऑलवेज राइट टाइम इंटरवल, राइट। तो ये जो चार क्वांटिटी है, दीज आर द वेक्टर्स। ये तो आपको पता ही था कि ये चार क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर्स हैं, दीज आर द वेक्टर्स एंड दिस इज द स्केलर। तो जो इनकी प्रॉपर साइन कन्वेंशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेक्टर में कंसिस्ट होता है मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। तो फॉर द डायरेक्शन यू हैव टू नो द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीज। जिसकी भी मैं डायरेक्शन की बात करूं, अभी मैं समझाता हूं आपको कि ये v क्या है, u क्या है, एंड द टाइम क्या है, एंड द डिस्प्लेसमेंट क्या है। इन सबको मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे बोलता हूँ एज दीज आर द वेक्टर, एज दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, प्रॉपर साइन कन्वेंशन is used while using these equation of motion, these equation of motion, राइट। अगर इस साइन कन्वेंशन की मैं बात करूं और यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन लिखूं कि आपको साइन कन्वेंशन कौन से लेने हैं, तो सिंपल सी चीज है जो कि सब बच्चा ध्यान से समझ आएगा, दैट इज टेक डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन टू बी पॉजिटिव, राइट। तो इजी हो जाएगा आपके लिए, जो भी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अपर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो उस केस में जो हमारा न्यूटन के जो भी, सॉरी न्यूटन के लॉ नहीं, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है हम उसी डायरेक्शन में लेंगे, उनको हम मोशन में क्या कर लेंगे, दिस इज पॉजिटिव, इफ दिस इज पॉजिटिव तो उसी डायरेक्शन में हम सारी जो चीजें हैं, अगर जिसके कोई ऑपोजिट है तो वो इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो इतनी सी चीजें। पर मैं एक लास्ट बार बोल रहा हूँ कि ये तभी इंप्लीमेंट होंगे, कोई भी बच्चा इसको तब नहीं इंप्लीमेंट करेगा जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, व्हेन ओनली वैलिड फॉर द, ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, हमारी कांस्टेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, इसको मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर जो मैं बोलूँ कि एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय dt इज इक्वल टू dv, और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, राइट। अगर जो एट टाइम जीरो पे जो वेलोसिटी थी वो u थी, एट टाइम t पे, कोई भी टाइम t पे वेलोसिटी इज v, तो आप इस केस को तो आप सॉल्व कर सकते हो, दैट इज v माइनस u, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। लेकिन आप इस इंटीग्रेशन, अगर ये एक्सेलरेशन जो है, इफ दिस इज नॉट कांस्टेंट, किसी भी केस में ये कांस्टेंट नहीं होगी, तो हम इसको कभी इंटीग्रेशन के बाहर ला ही नहीं सकते। तो ये वैलिड किसके लिए होगा, तो दीज इक्वेशन ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सिर्फ उसी केस में आप इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो, और यहाँ पे आप t लिख सकते हो, विच कैन बी v माइनस u इज इक्वल टू 80 एंड विच कैन बी v इज इक्वल टू u प्लस 80।
सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओनली वैलिड फॉर द एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, इसको बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, फिर भी आप ये वाली इक्वेशंस लगा रहे हैं, तो उससे क्या है, आपका 0 मार्क्स आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। फॉर द वेरिएबल अगर मैं बात करूं जहां पे इट इज नॉट कांस्टेंट, तो 3 केस बनते हैं इसके, अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स 3 केस, यहाँ पे इसके लिए 3 केस बनते हैं। पहला केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। थर्ड केस, फर्स्ट केस क्या है, मान लो कि एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन है टाइम का, मान लो फंक्शन है टाइम का, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डीवी विद रिस्पेक्ट टू dt, राइट। तो आप इसको सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं, ए dt इज इक्वल टू dv, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। देखो, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा ना, वो इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाएगा। पर इंटीग्रेशन में जो हर्डल होती है वो क्या होती है, वो होती है उसकी सेपरेशन, सेपरेट करना उसे, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल, ये इसकी हर्डल है। तो इसको तो सेपरेट करना, अगर हम सेपरेट करना जान जाए ना किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी हो जाता है। जैसे इस केस में मैंने इसको सेपरेट कर लिया, लेकिन हमें क्या पता है एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको हम बहुत ही प्यार से यहाँ पे डाल देंगे और ये पूरी की पूरी इक्वेशन इंटीग्रेशन करके सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आई कि सेपरेट किसी भी वेरिएबल को अगर सेपरेट करके लिख देना, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने सेपरेट किया कि एक्सेलरेशन तो फंक्शन है टाइम का, तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो हम यहाँ पे टाइम लिख देंगे और ये इंटीग्रेट करके इजीली सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली मान लो कि एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन टाइम का नहीं, वो फंक्शन है, मान लो वो वेलोसिटी का, वो फंक्शन है वेलोसिटी का, तो इस केस में अगर मुझे दिखाना पड़े तो क्या करेंगे, dt इज इक्वल टू dv अपॉन एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी का फंक्शन है तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन को बोलूं कि इट्स अ फंक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, अगर जो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो वी नो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ ले आऊं, तो a मल्टीप्लाई बाय ds इज इक्वल टू एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डी। और इसको सिंपली सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा कि नहीं। तो यही थे कि अगर एक्सेलरेशन जो है, क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला कि हमें एक्सेलरेशन जो है अगर वो क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो दो ही केस होते हैं, या तो वो कांस्टेंट होगा या तो वो वेरिएबल होगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ दोबारा से कि ओनली वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और इसका एग्जांपल मैंने अभी दिखाया आपको कि दिस इज द केस, ओनली वैलिड व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये बात क्लियर होगी आपको। और दूसरा केस कौन सा है, व्हेन इट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल होगा तो देयर विल बी 3 केसेस, फॉर एग्जांपल इफ इट इज फॉर द टाइम फंक्शन और द वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो इजीली उनको सेपरेट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाले मेथड से अप्लाई करने पड़ेंगे और आंसर हमारे पास, सॉल्यूशन हमारे पास इजीली आ जाएगा, राइट। दीज आर द क्वेश्चन जो भी है, ये इक्वेशन है, इसको भी दोबारा से देख लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो है दैट इज कि यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको कि मैं इसको बताऊंगा, तो इसको मैं पढ़ाता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू वी एंड एक्सेलरेशन एस एंड टी क्या है। तो मान लो कि आपने किसी ने, आपकी क्लास में से किसी ने, एक प्लेटफॉर्म है, ग्राउंड, राइट, ऐसा ग्राउंडेड, और किसी भी बच्चे ने ए पॉइंट से एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक पत्थर फेंका, इट्स अ स्टोन, स्टोन उसने फेंका। तो जो स्टोन की ट्रेजेक्ट्री है वो मैं इस तरह से बनाता हूँ, मान लो कि वो यहां से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द स्टोन, और ये बिल्कुल इसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए सेम उसी के पास आ गया। तो ये दिखाने के लिए मैं ए अलग बना रहा हूँ, अदरवाइज ये दोनों ए सेम है, सेम पोजीशन पे आ गया, राइट। और यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूँ पी सी एंड मान लो ये डी, बी सी डी। तो हमने क्या बोला, व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहां से कहां तक की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इफ हमारे को जो ये इक्वेशंस लगानी है, तो हमें को स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन क्या है, जो मोशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, कौन से एंड और स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना पड़ेगा। तो मान लो बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड सी इज द एंड पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको बताना पड़े, तो यहाँ पे जो बी है, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स जाएंगे, तो यू विल बी द इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट सी विल बी द फाइनल वेलोसिटी। इन दोनों के बीच में जो भी स्टोन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, एंड जो टाइम है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी का ही लेंगे, दैट इज द dt टाइम। तो फिर हम अगर इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे को इजी हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमें u भी पता है, y भी, ये v भी पता है, u भी पता है, एंड एक्सेलरेशन एंड टाइम
हम इस तरह से इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात हो रही है, तो वो आपको एग्जामिनर अच्छे से दे देगा। तो आपको वी यू टू यू और इज इक्वल टू 80 बस बताना था मुझे कि आप कहाँ से कहाँ तक है। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, यानी जहां से भी मोशन शुरू करने के बताया हमें। फॉर एग्जांपल हमें बी से बताया था, तो हम बी से शुरू करेंगे, और इसकी क्या हो जाएगी, पैरामीटर्स सी वाले पैरामीटर्स हो जाएंगे, एक्सेलरेशन हो जाएगा उनके बीच का, और टाइम हो जाएगा, और द डिस्प्लेसमेंट जिस भी डिस्प्लेस हुआ है बी टू सी, राइट। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं।